नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम एक ऐसा किस्सा आपको बताने जा रहे हैं जो एक पुलिस वाले से जुड़ा हुआ है। किस तरह पुलिस वाले ने एक भोली भाली महिला को, जो समाज सेविका है, उसको प्यार के जाल में फंसाकर धोखाधड़ी की है। आज वो महिला हमारे कार्यालय आई हुई है, हमसे मदद की गुहार लगाई। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से पुलिस वाले ने उनके साथ प्यार के जाल में उनको फंसाकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। उनकी जुबानी जानते हैं, क्या कहना चाहेंगी वो। सर, मैं एक समाज सेविका हूँ और लॉकडाउन में समाज सेवा कर रही थी। वो युवराज को कांबड़े नाम है उनका, वो कांस्टेबल है उत्तन सागरी पुलिस स्टेशन में। उनका मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था सर, और फिर मैंने 2-3 दिन ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं एक सोशल वर्क काम कर रही थी। उसके बाद 2-3 दिन बाद मैंने देखा उनका, तो एक पुलिस कांस्टेबल है, ऐसा देख के मुझे पुलिस लोगों पे आस्था है और ये हिसाब से मैंने उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। और बस वहीं से हम लोग फिर उसके बाद बातचीत, नॉर्मल बातचीत। वो मुझे बोलते थे आपका कुछ काम रहेगा हमारे पास तो आना बोलना। उसके बाद फिर ऐसे वो बोलने लगे कि आप मुझे बहुत पसंद हो, आप मुझे मिलने आओ। फिर उसके बाद मैं मना करती थी। फिर एक बार मैं ऐसे ही, मुझे भी गोल्डन नेस्ट में काम था, मैंने उनका फ़ोन आया, क्या कहाँ हो आप, तो वो बोले ठीक है मैं आता हूँ। तो वहाँ पर मुझे मिले और फिर रास्ते पे खड़े रह के बात करना ठीक नहीं, ऐसा बोल के मुझे गाड़ी पे बोला बैठने के लिए। और सुभाष मैदान के यहाँ पर जाके 10 मिनट बातचीत की और ऐसा मतलब नॉर्मली बात है कि क्या काम करती हो आप, अच्छा है, बहुत अच्छा काम करती हो। और फिर उसके बाद मैसेज में उनका चालू ही था, आप मुझे बहुत पसंद हो, आपसे मुझे मतलब शादी करना है। और उनकी शादी हुई थी, ये मुझे पहले उन्होंने बताया नहीं था। मैडम, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ कि वो शादी कैसे कर सकते हैं। वो शादीशुदा जिंदगी में है, आप भी शादीशुदा हो, तो कैसे हो सकता था ये। मुझे पता नहीं था उनकी शादी हो चुकी है, ये मुझे बाद में पता चला जब हम लोग का रिलेशन हो चुका था। तो आपको कहाँ लेके गए और किस तरह से आपको धोखे में रखा हुआ है। सेकेंड टाइम वापस मिले तभी बोले क्या गोराई में नेचर अच्छा है, वहाँ पर हम लोग जाते हैं बातें करने के लिए ऐसे ही नॉर्मली। तो मैं गई तो उसके बाद बोलते कि नहीं हम लोग रूम लेते हैं, वहाँ पर बैठ के बातें करते। तो सर मैं एग्री हुई तभी। रूम में जाने के बाद फिर वो मुझे ज़बरदस्ती करने लगे, आप मुझे बहुत ही पसंद हो, ऐसा ऐसा, मतलब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपसे बहुत प्यार है, मैं मरते दम तक प्यार रहेगा, ऐसा ऐसा बोल के झांसे में लिया। और मुझे बहुत ये करके ज़बरदस्ती करने लगे थे वहाँ पर। लेकिन तभी मैं भी डर गई थी और पुलिस वाला हूँ मैं, ऐसा बोल के भी धमकी दिया था कि तू कुछ नहीं करेगी, मेरे को तेरे पे प्यार है, करने दे, ऐसा करके मेरे से ज़बरदस्ती किया था वो टाइम पे। फिर उसके बाद में धमकी भी दिया था 1-2 बार, क्या नहीं तेरी भी बेटी है, मैं आपको मेरे साथ बात करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद बोलते थे क्या नहीं मैं ऐसे ही मस्करी कर रहा हूँ तेरे साथ में, नहीं तू मुझे बहुत ही पसंद है, मैं तेरे साथ शादी भी करूँगा, ऐसा बोल बोल के फिर रिलेशन रखने लगे। रिलेशन रखते रखते में फिर उनके वाइफ को एक बार पता चला, क्या वो वाइफ भी कभी, मुझे पता चला कि उनकी शादी हुई, वो टाइम पे भी मैं उनके ऊपर बहुत नाराज़ हुई थी कि ऐसा धोखे में क्यों रखा। तो बोले नहीं मैं वाइफ से डिवोर्स लूँगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे शादी करूँगा ही तेरे से। उसके बाद उसके वाइफ ने मैसेंजर पे हम लोग के मैसेजेस देखे थे, उस वक्त उसकी वाइफ ने मुझे मिलने बुलाया। फिर वो सामने से युवराज कामले मुझे मैसेज किए कि मेरी वाइफ का तू फ़ोन उठा नहीं तो वो जान देगी। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया तो उनकी वाइफ ने मुझे मिलने बुलाया। मैं नहीं जा रही थी, इन्होंने मुझे मैसेज किया और बाहर से फ़ोन किया कि मेरे वाइफ को तू मिलने आ, नहीं तो वो खुद की जान देगी और तुझे भी फंसाएगी मुझे भी फंसाएगी। तो फिर मैं मिलने गई उनके घर पे। उनके घर पे सब मुझे पूछा गया क्या है तुम्हारा क्या नहीं। तो वो टाइम पे भी मैंने बोला क्या आपके हस्बैंड को पूछो, मेरी कुछ गलती नहीं है इसमें, आपके हस्बैंड मेरे पीछे लगे। वो टाइम पे उसने उसके हस्बैंड को बहुत मारा था 1-2 झापड़ और पूछा। तो वो टाइम पे भी वो कबूल हुए थे कि नहीं ये मैडम की गलती नहीं है, मुझे ये बहुत पसंद है और इनसे प्यार है मुझे। तो वो टाइम पे उसकी वाइफ का तो रिएक्शन बहुत अलग था, वो चाकू बीकू उठाई थी मारने के लिए। और वो टाइम पे फिर मैं बहुत डर गई तो मैं वहाँ से निकल गई सर। उसके बाद मुझे पता नहीं उधर क्या हुआ। फिर 2 दिन बात नहीं किया, फिर तीसरे दिन ये वापस बोलने लगा क्या मेरे वाइफ को पता चला अभी वो कंप्लेंट देगी तेरे नाम पे, ऐसा ऐसा। फिर भी मैं कहीं नहीं गई, मेरे हर जगह इधर उधर नगर सेवकों को फ़ोन, यहाँ पर फ़ोन, सब जगह मेरा नंबर दे दे के फ़ोन कर करके मुझे धमकियाँ देने के लिए उन्होंने कहा युवराज कामले ने, और मुझे बहुत बदनाम करके रखा हुआ है।
और उनकी वाइफ वो होते हुए भी मेरे बिल्डिंग में जाके हर एक डोर नॉक करके बोल रही थी कि इसका और मेरे हस्बैंड का अफेयर है, ये दोनों दीवाने हैं, ऐसा मतलब बहुत सी बदनामी की है मेरी। आपकी फैमिली लाइफ कैसी है अभी? सर मेरे हस्बैंड को पता चला तो मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को लेके वो मुझे छोड़ के निकल गए। मैडम वो समझौता पत्र कहाँ तैयार किया गया था? समझौता पत्र एक मनसे कार्यालय में हुआ था वो वहाँ पे, और वहाँ पर हम लोग दोनों ने लिख के दिया था कि इसके बाद फ्यूचर में हम दोनों एक में के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और कोई भी संबंध एक में से नहीं रखेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों पे कार्रवाई होगी। उसके बाद वापस से दोबारा कैसे सिलसिला शुरू हुआ? और इंस्टाग्राम पे से मेरा अकाउंट बन के मैंने छोड़ा हुआ था, पहले से मैं कभी इंस्टाग्राम पे ये नहीं थी सर एक्टिव। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह रखना शुरुआत किया। मैं ऐसे इंस्टाग्राम देखने का स्टार्ट किया था तो देखा तो स्टोरी वगैरह रख रहे, फिर उसके बाद मुझे मैसेज कर रहे क्या, मेरे बीबी से मैं डर गया था, मुझे तेरे पे प्यार है और रहेगा मरते दम तक। मैं मेरे बीबी से डर के वो सबके सामने कुछ बोल नहीं पाया, उसको बहुत पछतावा हो रहा था, और ऐसा कर करके मुझे मिलने के लिए बोला फिर से, और फिर बोला कि एक बार तू मिल, मैं सब कुछ बातें क्लियर करना है ऐसा। तो उसी महीने में हम लोग मिले भी, बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, सब मेरी वाइफ के वजह से सब गड़बड़ हो गया है, और उनके वाइफ को पहले से ही गाली देते थे और उन पे उनका कुछ है ही नहीं, मजबूरी में रह रहे, ऐसा मुझे बोला गया था। आप कहाँ रहते हैं आप? अब मैं 2 दिन मेरे फ्रेंड के यहाँ, फिर मेरी बहन के यहाँ दर दर ठोकरें खा रही हूँ, मुझे रहने के लिए घर नहीं है, मुझे घर से भी निकाल दिया गया है। तो ये सारी बातें हो गई तो उसके बाद फिर आपको पुलिस स्टेशन क्यों जाना पड़ा? सर इसलिए क्योंकि उसकी वाइफ और वो दोनों मिलके मेरे नाम की बहुत बदनामी कर रहे हैं और मेरा जीना मुश्किल कर दिया है सर, और मुझे धमकी वाले कॉल आते हैं, मेरे पीछे गुंडे लगाते हैं सर, कोई चशी मवाली लोग मेरे पीछे पीछे आके धमकाते हैं, इसलिए मुझे मेरी जान को धोखा ना हो, इसलिए सर मैं पुलिस स्टेशन फर्स्ट टाइम गई हूँ। पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपको किस तरह से पुलिस वालों ने मदद की और आपका पुलिस पे कितना विश्वास है? पुलिस पे मुझे पहले से ही आस्था है और विश्वास भी बहुत है, बट सर मेरे मामले में मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने एक्चुअल ईमेल किया था गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को डर के, क्योंकि पुलिस स्टेशन में मेरी गुहार तो कहीं ली ही नहीं जा रही थी। मैं कापरोड़ी भी गई तो वो टाइम पे उनकी गुहार सुनी लेकिन मेरे ही नहीं सुनाई हुई, मुझे भेज दिया गया, उनको 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के बाहर निकाला गया। तो मुझे ऐसा लगा शायद वो पुलिस वाले हैं तो उनका ही सुनेंगे, हम लोग का नहीं सुनेंगे, तो मैं कहीं भी नहीं गई पुलिस स्टेशन में। लेकिन अभी एकदम मेरे जान पे बन आई है, इसलिए मैं सर पहले तो मैंने ईमेल के द्वारा मैंने सीपी सर को बताया, उसके बाद मुझे मेल भी आया, उसके बाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन भी आया, तो मैं मेरा स्टेटमेंट देने गई थी, वहाँ पर मेरा स्टेटमेंट लिया गया है, लेकिन स्टेटमेंट का एक मुझे कॉपी नहीं दिया गया है कुछ भी। 10 दिन होने के बाद फिर मैं पूछने गई कि मेरे कंप्लेंट, मैंने स्टेटमेंट जो दिया उसके ऊपर क्या एक्शन लिया सर आपने। वो टाइम पे भी मुझे और टाइम दिया गया, क्या अभी और आपकी चौकसी बाकी है, चौकसी पूरी होने के बाद हम बताएंगे। तो वो दरम्यान जब मैं पुलिस स्टेशन के बाहर आती हूँ तो वो टाइम पे भी मेरे पीछे चर्ची लोग आए थे, मैं 10 नंबर बस में जा रही थी, 2 चर्ची मेरे पीछे चढ़े, एक सीट छोड़ के अगले सीट पे बैठे और बोलने लगे क्या तू वो पुलिस वाले के खिलाफ बोलेगी, बोलते तू बोल, देख तेरे को हम लोग देख लेंगे। मैं बहुत डर गई थी, मैं किधर भी नहीं गई, मैं फटाफट कैसे तो भी जान अपनी बचा के घर तक पहुंची। मेरे एक दिन पूरा डिप्रेशन में थी, मैं बोली अब मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं। फिर दूसरे दिन सर मैंने पुलिस स्टेशन में जाके बोला क्या ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुई है, तो उन्होंने मेरा कौन से पुलिस स्टेशन में आपने वाकया बताया? भाईंदर के पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर मैं जाके बोली उनको सर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उन्होंने मेरा राइटिंग में लिया, मेरी कंप्लेंट ली, स्टेटमेंट लिया और मेरे को एक झेरॉक्स मार के दे दिया, उसमें मुझे साइन सिक्का कुछ भी नहीं था, सिर्फ झेरॉक्स दिया था उन्होंने मेरे हाथ में, और बोला भी आप डरो मत, पुलिस आपके साथ में है। बट साथ में है बोलते हैं सर, तो अभी तक वो युवराज कामले ने मेरे साथ गलत किया तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया सर अभी तक? आपने अपनी सारी बातों को लेकर यहाँ के सीपी सदानंद दाते जी से मिले, उनसे कुछ बताया कि आपके साथ में क्या क्या घटना हुई है? सीपी सर बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है, और वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देते, न्याय वो करते ही है। मैं उनसे मिली, वहाँ पर मैंने बताया उनको, लेटर दिया मेरा, उन्होंने 5 ही मिनट में तुरंत फ़ोन किया पुलिस स्टेशन में और एनवेलप में मुझे डाल के लेटर भेजा गया और तुरंत बोला क्या इसकी गुहार सुनिए,
इसके ऊपर मीन्स क्या ये बोल रही है लेडी, इनका सुनो आप और लिख के लो कंप्लेंट। आपको हमारे पास क्यों आना पड़ा आज? क्योंकि मुझे लग रहा है सर सीपी सर तो करेंगे जो उनको करना है और वो अच्छा ही न्याय करेंगे, लेकिन जो वो पुलिस स्टेशन में मुझे भेजते हैं वहाँ पर आगे सर मेरी बातें सुन के लेते, बट जो मेरे साथ में गुनाह किया है उसको सर अभी तक अरेस्ट नहीं किया। पिछले 5 तारीख से पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगा रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिर में दबंग खबरें के पास आकर इनको गुहार लगानी पड़ी। आइए हम जानते हैं पूरे इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एनजीओ होप फाउंडेशन के संस्थापक साहिल मिश्रा जी से बात करना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह से इनकी मदद की है। दरअसल एक संस्था होने के नाते, मैं पर्सनल की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक संस्था होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है, मेरे जैसे जो भी स्वयं सेवक या समाज सेवक हैं, उनका ये पूरा फ़र्ज़ बनता है कि समाज में होने वाली किसी भी बुराई के खिलाफ़ डट के खड़े रहें। और अगर कोई मेरे पास आ रहा है मदद मांगने के लिए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसको मुझ पर भरोसा है और मुझे उसके भरोसे को पूरा करना है। अगर वो महिला कहीं से निराश हुई तब हमारे पास आई। साहिल जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि इंडिया की मदद लेनी चाहिए? सर, लेडी से मेरे पास जब ये आई तो इन्होंने बोला कि इनकी एफआईआर कहीं नहीं लिखी जा रही है, क्योंकि जहाँ तक थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है कानून की, कि किसी भी महिला के ऊपर अगर मानसिक शोषण या शारीरिक शोषण हुआ है तो 0 एफआईआर होता है किसी भी पुलिस स्टेशन में। उनकी एफआईआर तो कम से कम होनी चाहिए। सामने वाला कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई किसी भी विभाग से हो, कोई आम आदमी हो, आईपीसी सबके लिए एक बराबर है। लोकतंत्र में संविधान ने हमको पूरा अधिकार दिया है हर आदमी को एक जैसा होने का। अगर इस महिला के साथ कुछ गलत हुआ है और ये महिला किसी एक आदमी का नाम लेके उसके ऊपर आरोप लगा रही है, तो पूरा कानून का पूरा फर्ज बनता है कि पहले उस आदमी को अरेस्ट करें। तो मेरे दिमाग में बस एक ही नाम था, सीपी साहब का, क्योंकि इसके पहला एक छोटी बच्ची के 4 साल की बच्ची के बलात्कार केस में मैं सीपी सर से मिल चुका था। ऐसे 1-2 मुद्दे पे मैं सीपी सर से मिला और सीपी सर से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, ये आदमी हमारे शहर को बहुत कुछ दे सकता है और हमारे शहर को इन जैसे आदमी की ज़रूरत है। उसके बाद सीपी सर से हम नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए मिले, तो उन्होंने सीधा सीधा हमको जवाब दिया कि हम आपको एक एसीपी देते हैं, आप पूरे शहर में कहीं भी नशा मुक्ति केंद्र लगाइए, लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करिए। तो मैंने देखा कि वो उस आदमी के अंदर ना एक जोश है, एक जज्बा है शहर को अच्छा बनाने का। तो मैं इनको बोला चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी पुलिस स्टेशन में सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कानून अपने हिसाब से एक सीमित दायरे में काम करता है, समय लगता है, हमें पता है, दुनिया भर के काम है। सीपी सर से हमने मुलाकात की। सीपी सर ने मेरे सामने 5 मिनट के अंदर सारा कंप्लेंट पढ़ा। हमारे सामने उन्होंने फ़ोन किया, जो संबंधित अधिकारी थे उनसे बोला कि इनकी शिकायत अभी तक क्यों नहीं लिखी गई है, आप इनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करिए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने राइटर को बोला कि आप एक कवर नोट बनाइए इनके नाम से, वो कवर नोट इनको दीजिए। और आज क्या जाके एसीपी शशिकांत भोसले जी के पास उन्होंने भेजा, बोला आप जाइए, उनको पूरे मामले की जानकारी दीजिए, आपका काम जरूर होगा। तो एक भरोसा है मुझे कमिश्नर साहब के ऊपर कि वही कर सकते हैं। साहिल जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, मीडिया में आप दबाव के लिए आ जाए हैं कि मीडिया से न्याय की गुहार लगाने आए हैं? सर, हम मदद मांगने आए हैं, दबाव के लिए नहीं। हम मदद मांगने आए हैं कि मीडिया के थ्रू पूरे शहर के वाले लोगों को और यहाँ के अधिकारियों को पता चले कि इस औरत के साथ, इस महिला के साथ क्या हो रहा है। आज उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है, उसका घर नहीं है, बहन के घर में, माँ के घर में इधर उधर भटक रही है। कभी वो फ़ोन करती है कि वो थाने में है, कभी बोलती है काशीमीरा में है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके साथ कम से कम न्याय हो और जो उसको डराने धमकाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से यहाँ पे उच्च अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, कि आपके विभाग में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो ऐसे मामलों में लिप्त हैं। कईयों के मामले दब जाते हैं और कईयों के मामले जो उजागर हो जाते हैं। अगर जो मामले आपके नज़र में आते उजागर हो गए तो उन महिलाओं को जरूर आप न्याय दिलाइए। महिलाओं को बहला फुसलाकर, शादी का झांसा देकर किस तरह से युवराज कामले ने वर्दी का खौफ दिखाकर उसका शारीरिक शोषण किया है, जो कि एक कानून के दायरे में दंडनीय अपराध है और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं आप विभागीय चौकसी जारी रखिए, परंतु महिला की एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए और आपकी जांच भी पैरेलल चलनी चाहिए। हमारी आपसे, हमारे माध्यम से दरखास्त है कि इस महिला को, जो पुलिस के बारे में आज जो उसका विश्वास डगमगा रहा है, उस विश्वास को बनाने के लिए
कहीं ना कहीं उसको न्याय की जरूरत है। जो आप महिला को आप न्याय दीजिए। दबंग खबरें के कैमरे में गंभीर आरोप लगाने वाली महिला के आरोपों के बारे में जब हमने उत्तर में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल युवराज कामरे से बात की तो उन्होंने पहले तो कैमरे में बोलने से हामी भरी। दूसरे दिन जब हमने उनको फोन किया तो उन्होंने हमारा फोन भी नहीं उठाया, ना ही हमारे मैसेज का जवाब दिया, जिससे कहीं ना कहीं युवराज कामरे की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। वैसे जिस तरह से शहर के कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस वालों के जिम्मे होती है और जिस तरह से महिला ने गंभीर आरोप लगाया है वर्दी पर, तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस की छवि खराब हो रही है, पुलिस विभाग का नाम खराब हो रहा है। आईपीएस अधिकारियों को चाहिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और जो दोषी है वो सजा का पात्र हो। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।